नमस्ते। मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब भी हम किसी भी लड़का का बात करते हैं तो बॉय में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है, दैट मीन्स आज मैं जो भी बात कर रही हूँ वो बॉय से संबंधित कर रही हूँ, इसलिए जितने भी बॉयज़ हैं वो सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और प्रयास करेंगे समझने का कि जब पहली बार उनके शरीर में स्पर्म बनता है तो वह कैसे बनता है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th के, वो सब जानते हैं कि मैं जितने भी नोट्स बोल रही हूँ यहाँ पे, जो भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो सारा कॉपी पेन लेकर के रखेंगे और जो डायग्राम बनाया हुआ है वो सारी चीज़ों को भी अपने कॉपी में ड्रॉ ज़रूर करेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बात लगेगा, मैं जो बोलती हूँ आपके हिसाब से सारी चीज़ों को कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ये सारे धीरे धीरे करके आपके नोट्स बनेंगे और आप देखिएगा जब नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देंगे 12th का तो कितने बढ़िया मार्क्स आपको आएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने प्यूबर्टी के टाइम में, यानी कि याद कीजिए 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जब आपको पहली बार स्पर्म आपके शरीर में बन रहा है और आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स आपके वोकल कॉर्ड जो होते हैं इसमें इन्फ्लामेशन होता है, वोकल कॉर्ड बाहर की तरफ निकल जाता है, आवाज़ चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा आवाज़ हो जाता है, बेसिकली जो लड़का लोग का आवाज़ होता है वो फट जाता है और लड़कियों का आवाज़ थोड़ा सा मधुर हो जाता है। इसके अलावा अंडर आर्म्स में जो होते हैं हेयर्स का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं बिकॉज उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं और हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं तो उसी के हिसाब से बहुत सारे चीज़ चेंज होने लगते हैं शरीर में। तो मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम में भी बना रखी हूँ, तो आप सब धीरे धीरे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग में एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। यह हमारा ब्रेन का पार्ट होता है और हाइपोथैलेमस से ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा रहता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है तो इतना बात समझ गए कि हाइपोथैलेमस से जो क्या जुड़ा रहता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा रहता है। और यहाँ पे देखिए जब हम बचपन में होते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 12 से 13 वर्ष का एज जब था, तो उस टाइम क्या होता है, या फिर जो बच्चे अभी 11th 12th में एंटर किए हैं उनको अभी अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत सारे को फेस पे पिंपल्स भी आएंगे, बट घबराने का कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हाइपोथैलेमस से बहुत सारे नए नए हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में उनका रेगुलेशन होने लगता है, जिस वजह से साइड इफेक्ट के तौर पे स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने भी पिंपल्स अगर होते हैं तो उसको टच मत कीजिए, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, अदरवाइज वो बहुत सारे को और जन्म दे देगा। ठीक है तो प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। क्या बोला मैंने? हाइपोथैलेमस से GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि गोनैड्स का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? गोनैड्स का बात हो रहा है। तो इस गोनैड्स को बनाने के लिए आपके हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद यह जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग होता है, रिलीज होते हुए कहाँ जाता है? यहाँ से रिलीज होता है तो यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। ये देखिए नीचे मैंने बताया है कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये देखिए यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये GnRH रिलीज होते हुए जाता है। और यहाँ से क्या होता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होता है। मैंने क्या बोला? LH इसको हिंदी में बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो होता है फीमेल्स में गोनैड्स यानी कि ओवा को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि LH जो होता है मेल में टेस्टिस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज आप जानते हैं कि टेस्टिस में ही हमारा क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फिर वहाँ से वो सीक्रेट होता है। अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर डिटेल्स में देखना है तो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है 2-3 दिन पहले, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्पेलिंग लिख देती हूँ, ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन। देखिए किसी भी व्यक्ति को पर्सनली अगर कुछ पूछना है तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस, वहाँ पे पर्सनली किसी भी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे आते हैं। और LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से फिर आगे टेस्टोस्टेरोन और ABP रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है जो आगे आपके स्पर्म के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जानते हैं कि एंड्रोजन भी रिलीज होता है मेल में ही, और ABP जो होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब आपके गोनैड्स डेवलप करते रहते हैं तो उस टाइम यह प्रोटीन उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रोटीनियस नेचर प्रोवाइड करता है ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अब आइए सेल्यूलर लेवल पे देखेंगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल। अगर आप 11th पे पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ाए होंगे, आपके जो भी सर होंगे या मैम होंगे तो पढ़ाए होंगे कि सेल डिवीज़न होता है तो उसमें मियोसिस और माइटोसिस होता है। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में हमेशा एक सेल से कितने बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। और माइटोसिस में जो होता है एक सेल से हमेशा कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस दोनों का टर्म आपका यहाँ पे देखने को मिलता है जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ को, कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। मियोसिस में एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, और माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं। तो अब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है गोनैड्स के ऊपर और फिर यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया करता है, स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। मतलब कि यह जो है आपके स्पर्म बनने का ये जो सबसे पहला जो यूनिट होता है, यानी कि उसका मेन जो आप बोल सकते हैं कुंजी जो होती है वह स्पर्मेटोगोनिया ही होती है। जैसे हमारा जो जन्म हुआ है तो हम किसके हैं? अपने मम्मी और पापा के बच्चे हैं। तो उसी प्रकार अगर ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि एक स्पर्म जो होता है उसके मदर और फादर कौन देते हैं? यही स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। अब आई बात समझ में। और ये मैंने 2n क्या लिखा हुआ है? ये मैंने क्रोमोसोम का नंबर दिखाया है। दैट मीन्स ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब होता है क्रोमोसोम आपका 46 है। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड समझते हैं ना? वो एक क्या बोल सकते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि 2n का मतलब हो गया कि आपके बॉडी का क्रोमोसोम नंबर दिखाया जा रहा है जो पेयर्स में है, और 2n का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम है, और n का मतलब हो गया यानी कि हैप्लॉयड दिखा रहा है, हैप्लॉयड का मतलब हो गया 23 हो गया। इस बात को भी समझ में आ गया। तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया से आगे डेवलप करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है और यहाँ पे माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद इसमें साइज का इंक्रीजमेंट होता है, यानी कि जब भी आपका माइटोसिस होता है तो क्या सीखे कि यहाँ पे साइज ऑफ गोनैड्स क्या होंगे? बड़े होंगे। यानी कि कोई भी सेल होता है उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है और उसका साइज बढ़ता है। तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करता है और अब यहाँ पे मियोसिस 1 होता है। क्या होता है? मियोसिस 1 होता है। ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, 2 होता है। और अगर आप सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़े होंगे तो पता होगा कि इसके अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा टॉपिक चल रहा है, अदरवाइज मैं बहुत डिटेल्स में इसको बता देती हूँ। लेकिन इतना याद रखिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आने में मियोसिस 1 होता है और ये यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। मैंने बताया है कि जब भी मियोसिस होता है तो सेल में क्या हो जाती है? उसकी पोलाइडी जो होती है हैप्लॉइड हो जाती है। तो यहाँ पे 2n से n हो जाता है, n हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 23। और यहाँ पे भी आपका क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अगर कोई पूछे कि स्पर्म कहाँ पोलाइडी क्या होती है तो क्या बताएंगे? डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में इसकी पोलाइडी जो होती है चेंज हो जाती है, हैप्लॉयड हो जाती है, 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? यहाँ पे मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 होता है, और उसके बाद स्पर्मेटिड बन जाता है। और इस स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और स्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पर्म बन जाता है, जो आपका हैप्लॉइड होता है नेचर का, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तभी तो आप जानते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल के तरफ से एग आता है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, और स्पर्म की तरफ से भी
मेल की तरफ से भी स्पर्म आता है तो इसमें भी 23 होते हैं। 23 मिला करके आपका कितने बना लेते हैं, 46 बना लेते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसलिए बोला जाता है जब जाइगोट बनता है तो उसमें 50% कैरेक्टर मदर का और 50% फादर का होता है। आगे बात समझ में आप कभी नहीं भूलेंगे। और स्पर्मेट से स्पर्म का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, बनना। तो स्पर्मेटिड जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। लेकिन जब स्पर्म बनता है तो इसमें फुल्ली जो होता है हेड हो जाता है, मिडिल पीस हो जाता है और टेल हो जाता है। तो इस तरह के तीनों स्ट्रक्चर आपके स्पर्म में होते हैं और यहाँ पे 4 स्पर्म बन जाते हैं। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। एक स्पर्मेटिड से फिर मतलब कि अगर यहाँ से देखें तो स्पर्मेटिड से आपके स्पर्म बन जाते हैं। आगे बात समझ में, कुछ आपको टर्मिनोलॉजी देखने के मिलेंगे बुक में, जिसमें है पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब हो जाता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना। मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का जो बनने का बीच में इतना जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब समझ रहे हैं, साइटोलॉजी का डेवलपमेंट बोल रहा है। यानी कि देखिए साइज भी तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए बोला गया है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मतलब उसके बीच का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें आपका क्रोमोसोम का नंबर देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए 46 है, फिर यहाँ पे 46 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया और फिर लास्ट में 23 हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है, जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। यानी कि ये वाला जो स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बना, यहाँ इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आगे बात आपको समझ में, तो ये आपका पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने क्लियर समझा दिया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली 3 पार्ट में होता है, हेड में होता है, मिडिल पीस में होता है, टेल में होता है। और हेड और मिडिल पीस के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग नेक रीजन बोलते हैं। आप इसको डिटेल्स में स्ट्रक्चर समझना है तो 1-2 वीडियो मेरा पहले है चैनल पर, आप जा के देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सो कैसे होता है, सेल्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी इससे संबंधित डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।